Hey everyone, so today's topic is lipid metabolism. So lipid metabolism क्या होती है? तो लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, किसका कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म? फैटी एसिड, कीटोन बॉडीज और कोलेस्ट्रॉल का। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन, एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेसिस। यानी कि लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर हम लोग क्या देखेंगे? फैटी एसिड, कीटोन बॉडीज और कोलेस्ट्रॉल का ब्रेक डाउन और सिंथेसिस, दोनों चीज़ देखेंगे। ओके, तो फैटी एसिड क्या होती है? मैंने एक लेक्चर इससे पहले बनाया हुआ लिपिड, जिसमें आप फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल के बारे में डिटेल में जान सकते हो। उसमें फॉस्फोलिपिड, लिपिड, जितने भी कैटेगरी है उनकी, वो सारी डिफाइन की है मैंने। तो आप उस लेक्चर को अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। उसके बाद कीटोन बॉडीज़ क्या होती है, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कीटोन बॉडीज़ क्या होती है। कीटोन बॉडीज़ एसीटोन, एसीटो एसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, ये तीनों जो होती है वो कीटोन बॉडीज़ होती है। कीटोन बॉडीज़ को एसीटोन बॉडीज़ भी बोलते हैं। एसीटोन बॉडीज़ के अंदर एसीटोन, एसीटो एसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट आएगी। ओके, तो ये तीनों क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपाउंड होती है। एनर्जी प्रोड्यूसिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे देखो, ग्लूकोज जैसे फैटी एसिड, ये क्या है? एनर्जी प्रोड्यूसिंग होती है, हमें इससे एनर्जी मिलती है। वैसे ही कीटोन बॉडीज़ से हमें एनर्जी मिलती है। कीटोन बॉडीज़ वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन एक्सेप्ट एसीटोन। एसीटोन ऐसी कीटोन बॉडीज़ है जो वाटर सॉल्युबल नहीं होती है और ये मेटाबोलाइज नहीं होती, इसलिए इससे हमें एनर्जी नहीं मिलती है। एनर्जी कैसे मिल रही है इससे? देखो, फैटी एसिड, ग्लूकोज, ये दोनों का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। देन एसिटाइल कोएंजाइम जे, अगर हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो वो क्रैब साइकिल में जाएगी, वहाँ से NADH और FADH2 बनेगा। उसके बाद वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जाएगी, तो वहाँ ATP बनेगा। तो एसिटाइल कोएंजाइम का ऐसा यूज़ होता है अगर एनर्जी चाहिए तो। अगर बॉडी को एनर्जी की नीड नहीं है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारी बॉडी में स्टोर्ड हो जाती है। स्टोर्ड कैसे होती है? या तो इससे फैटी एसिड का सिंथेसिस हो जाएगा, या कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस हो जाएगी, या कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस हो जाएगी। इस तरह से एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो कीटोन बॉडीज़ का सिंथेसिस कहाँ से हो रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम ए से ही हो रहा है। फैटी एसिड का भी एसिटाइल कोएंजाइम ए से ही हो रहा है, और कोलेस्ट्रॉल का भी। ओके, तो हमें फैटी एसिड, कीटोन बॉडीज़ और कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता चल गई कि ये क्या होती है। अब हम लोग सबसे पहले फैटी एसिड ब्रेकडाउन यानी कि फैटी एसिड कैटाबॉलिज्म पढ़ते हैं। देन उसके बाद हम लोग कीटोन बॉडीज़ कैटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं कीटोन बॉडीज़ और फैटी एसिड सिंथेसिस पढ़ाऊँगी, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है, तो ये एक लेक्चर में कवर नहीं हो सकती। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैटी एसिड कैटाबॉलिज्म। फैटी एसिड के ब्रेकडाउन में 3 स्टेप इंक्लूड होती है। सबसे पहला होता है फैटी एसिड का एक्टिवेशन। एक्टिवेशन होने के बाद वो फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि एक्टिवेशन होती है साइटोप्लाज्म में। देन उसके बाद साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में फैटी एसिड को भेजा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही जाके उसका ब्रेकडाउन होता है। एंड थर्ड स्टेप है प्रोसेस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये फैटी एसिड कैटाबॉलिज्म का लास्ट स्टेप होता है, जिसमें फैटी एसिड ब्रेक होके एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन करती है। एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, ये फर्स्ट स्टेप है। यानी कि जब भी किसी फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होगा तो सबसे पहले उसका एक्टिवेशन होगा, और एक्टिवेशन कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। फैटी एसिड सेल के अंदर जाती है और साइटोप्लाज्म में इसका एक्टिवेशन होता है। एक्टिवेशन होगा कौन से एंजाइम की हेल्प से? फैटी एसाइल कोएंजाइम सिंथेटेज या फिर थायोकाइनेज की हेल्प से। तो देखो, फैटी एसिड का अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो फैटी एसिड में क्या होता है? एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, और दूसरा क्या होता है? उसमें हाइड्रोकार्बन का चेन होगा। यानी कि जितना कार्बन बढ़ेगा उतना उसका जो चेन होगा वो लॉन्ग होती जाएगी। तो यहाँ जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं तो वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड के बारे में पढ़ेंगे। पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन होती है। ठीक है, उसे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये सेल के अंदर एंटर किया, साइटोप्लाज्म में इसका एक्टिवेशन होगा। अगर एक्टिवेशन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगी फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में। यहाँ पे पाल्मिटिक एसिड ले रहे हैं तो पाल्मिटोयल कोएंजाइम ए में ये कन्वर्ट हो जाएगी। और कौन सी एंजाइम की हेल्प से? पाल्मिटोयल कोएंजाइम ए सिंथेटेज एंजाइम की हेल्प से। सेकेंड स्टेप है ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रिया।
एक्टिवेशन तो साइटोप्लाज्म में हो गई, लेकिन जो उसका ऑक्सीडेशन होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, इसलिए उसका ट्रांसपोर्ट साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होना ज़रूरी है। तो शॉर्ट चेन वाले जो फैटी एसिड होते हैं ना, तो वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से ईजिली क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन लॉन्ग चेन वाले फैटी एसिड वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। Short chain fatty acid can cross the inner mitochondrial membrane and are converted to their coenzyme derivative, but long chain fatty acid are not permeable to inner mitochondrial membrane. Hence, long chain fatty acid are transported to mitochondria by carnitine shuttle. कार्निटिन शटल होती है, उसकी हेल्प से लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो होती है ट्रांसपोर्ट होती है साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो कार्निटिन शटल कैसे ट्रांसपोर्ट करता है फैटी एसिड को साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में। सबसे पहले जो एक्टिवेशन हुआ था फैटी एसिड का, तो कन्वर्ट हुआ था वो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में। वो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए रिएक्ट करता है कार्निटिन से, कार्निटिन के साथ रिएक्ट करके वो बनाता है फैटी एसाइल कार्निटिन। किस एंजाइम के प्रेजेंस में? कार्निटिन एसाइल ट्रांसफेरेज 1 एंजाइम की हेल्प से। और ये एंजाइम कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। तो इस एंजाइम की हेल्प से ये आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है। उसके बाद इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में भी एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ट्रांसलोकेज एंजाइम, जो कि हेल्प करती है इसे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एक और एंजाइम होती है कार्निटिन एसाइल ट्रांसफेरेज 2। ये एंजाइम क्या करती है? एसाइल ग्रुप को यानी कि पाल्मिटोयल ग्रुप को ट्रांसफ़र करती है कोएंजाइम ए के पास। जैसे कि ये साइटोसोल से क्या आया था? फैटी एसाइल कार्निटिन यानी कि पाल्मिटोयल कार्निटिन। यहाँ पे ये एंजाइम कार्निटिन एसाइल ट्रांसफेरेज 2 पाल्मिटोयल ग्रुप को कोएंजाइम ए के पास ट्रांसफ़र कर देती है। तो क्या फॉर्मेशन होता है? फैटी एसाइल कोएंजाइम ए यानी कि पाल्मिटोयल कोएंजाइम ए। फैटी एसिड कैटाबोलिज्म का थर्ड एंड लास्ट स्टेप है प्रोसेस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। और ये बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। ये 4 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप जो होती है वो ऑक्सीडेशन होता है, सेकेंड स्टेप हाइड्रेशन होता है, थर्ड स्टेप ऑक्सीडेशन अगेन होती है एंड फोर्थ स्टेप क्लीवेज होती है। एसाइल कोएंजाइम ए जो कार्निटिन शटल द्वारा यानी कार्निटिन ट्रांसपोर्ट चेन द्वारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आई थी, यहाँ से इसका बीटा ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है एसाइल कोएंजाइम ए का। तो बीटा ऑक्सीडेशन का फर्स्ट स्टेप था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एसाइल कोएंजाइम पे एक एंजाइम एक्ट करता है, एसाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे क्या होता है? FADH2 में कन्वर्ट होती है। और जो एसाइल कोएंजाइम ए था उसका जो कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है, उसके साइड वाला कार्बन अल्फ़ा एंड उसके साइड वाला कार्बन बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा कार्बन पे अनसेचुरेशन आ जाती है, यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड लग जाता है। तो प्रोडक्ट क्या बनता है? अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम ए। यहाँ फर्स्ट स्टेप यानी कि ऑक्सीडेशन कंप्लीट होती है। उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है हाइड्रेशन। अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम ए का हाइड्रेशन होता है। तो यहाँ जो एंजाइम एक्ट करती है उसका नाम है हाइड्रेटेज एंजाइम। तो अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम पे अल्फ़ा वाला जो कार्बन होता है उस पर हाइड्रोजन अटैच होती है और बीटा वाला जो कार्बन होता है उस पर हाइड्रोक्सी यानी कि OH आके अटैच हो जाती है। तो प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए। और यहाँ सेकेंड स्टेप यानी कि हाइड्रेशन कंप्लीट होती है। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है ऑक्सीडेशन। तो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे। इसमें क्या होगा? बीटा कार्बन के पास जो ऑक्सीजन है वहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगी और हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए बोलेंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप होगा क्लीवेज। क्लीवेज में क्या होगा? ये 2 भागों में ब्रेक हो जाएगी और एंजाइम यहाँ पे जो एक्ट करेगा वो थायोलेज होगी। तो यहाँ जो 2 भागों में जो ब्रेक हो रही है, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है और एक एसाइल कोएंजाइम होता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ से
क्रेब्स साइकिल में चली जाती है। उसके बाद जो एसाइल कोएंजाइम होता है वो अगेन इसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है। क्योंकि यहाँ पाल्मिटिक एसिड का यूज़ कर रहे हैं तो 16 कार्बन वाली ये फैटी एसिड है, तो इसका जो साइकिल होगा वो 7 बार चलेगा, यानी कि इसमें 7 बार बीटा ऑक्सीडेशन होगा और 7 बार एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगी। अब देखते हैं हम लोग कि इससे हमें एनर्जी कितनी मिल रही है। यहाँ पाल्मिटिक एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ से हमें कितनी एनर्जी मिल सकती है। सबसे पहले तो पाल्मिटिक एसिड 7 बार बीटा ऑक्सीडेशन में जा रही है। हर एक बार जब भी बीटा ऑक्सीडेशन में जाएगी तो वहाँ से एक FADH2 और एक NADH निकलेगा। तो 7 बार जा रही है तो 7 FADH2 निकलेगा और 7 NADH भी निकलेगा। एक FADH2 से हमें मिलती है 1.5 ATP और एक NADH से 2.5 ATP। तो 7 FADH2 से कितना मिलेगा, 7 × 1.5 यानी कि 10.5 ATP मिलेगी। और 7 NADH से हमें कितना ATP मिलेगा, 7 × 2.5 17.5 ATP। चूँकि 7 बार ये बीटा ऑक्सीडेशन में जा रही है तो यहाँ 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए निकलती है और एक एसिटाइल कोएंजाइम से हमें 10 ATP मिलती है, यानी कि 10 × 8 18 ATP। तो टोटल हमें यहाँ 108 यानी कि 108 ATP मिलती है पाल्मिटिक एसिड का ऑक्सीडेशन कराने पे। लेकिन 108 में से यहाँ पे 2 यूज़ हो जाता है। 2 ATP कब यूज़ होता है, जब स्टार्टिंग में जो पहला स्टेप था एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, जब हम एक्टिवेट कर रहे थे उसे, तो वहीं पे 2 ATP का यूज़ हो जा रहा था। तो इसमें जो टोटल हमें कितना नेट कितना मिलता है, इससे जो एनर्जी वो 106 ATP का मिलता है। ओके, तो यहाँ पे फैटी एसिड का ब्रेकडाउन यानी कि कैटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड ख़त्म होती है। उसके बाद अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, ब्रेकडाउन ऑफ कीटोन बॉडीज़ यानी कि कैटाबॉलिज्म ऑफ कीटोन बॉडीज़। ओके, तो मैंने 3 कीटोन बॉडीज़ बताई थी, एसीटोन, एसीटोएसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, जिसमें कि एसीटोन का यूज़ नहीं होता है, ये मतलब इससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है। एसीटोएसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट ये मेन 2 कीटोन बॉडीज़ होती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ये दोनों कीटोन बॉडीज़ एसीटोएसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल के लिए। Production of ketone bodies and their utilization becomes more important when glucose supply is short। जब ग्लूकोज हमारी बॉडी को नहीं मिल पाती है ड्यूरिंग स्टारवेशन, जब हम लोग फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होती है, क्योंकि हम खाना खाते नहीं हैं, लेकिन हमारी टिश्यू को, हमारी सेल को तो चाहिए ही चाहिए ATP। तो वो ATP कहाँ से मिलती है, ये कीटोन बॉडीज़ से ही मिलती है। उस टाइम ये कीटोन बॉडीज़ ब्रेक होती है और यहाँ से हमें ATP मिलती है। सबसे पहले बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट पे एक एंजाइम एक्ट करता है डिहाइड्रोजिनेज, जिससे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट कन्वर्ट हो जाता है एसीटोएसीटेट में। ये दोनों यहाँ पे कीटोन बॉडीज़ ही है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड एसीटोएसीटेट। तो जब डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करती है एसीटोएसीटेट बन गई, एसीटोएसीटेट उसके बाद ये क्या होता है, एक्टिवेट होता है और एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट करता है वो होता है थायोफोरेज। उसके बाद एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम ए पे एक एंजाइम और एक्ट करता है थायोलेज एंजाइम। उसके बाद क्या होता है, एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। यही एसिटाइल कोएंजाइम ए आगे क्रेब्स साइकिल में चली जाती है। उसके बाद वहाँ से NADH FADH2 का फॉर्मेशन होता है।